नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 15 जून 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल वर्ल्ड फूड प्राइस 2020 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? भारतीय मूल के एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रतन लाल। इनको इस बार का वर्ल्ड फूड प्राइस 2020 दिया जाएगा। हम बात करें डॉक्टर रतन लाल की, ये सोयल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने सोयल साइंस में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है और इनकी रिसर्च से 50 करोड़ किसानों को फ़ायदा हुआ है। वो अपने खेत में सोयल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाए हैं। इससे क्रॉप्स में न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हुई है और किसानों के लाइवलीहुड भी इम्प्रूव हुआ है। तो इनके इसी योगदान को देखते हुए इस बार का वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2020 डॉक्टर रतन लाल को दिया जाएगा। देखो, ये जो प्राइज़ हैं वर्ल्ड फूड प्राइज़, इसे एग्रीकल्चर का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। ये उस पर्सन को दिया जाता है जिसने काफ़ी अच्छा काम किया है वर्ल्ड में फूड की क्वांटिटी को इम्प्रूव करने में, क्वालिटी को इम्प्रूव करने में या फिर अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने में। अगर देखो ये सब चीज़ें इम्प्रूव होती हैं वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड में फूड की क्वालिटी, क्वांटिटी या फिर अवेलेबिलिटी इम्प्रूव करती है, तो इससे और ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट आती है। तो जिस भी पर्सन ने इस काम में अपना योगदान दिया हो उसे वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया जाता है। अगर देखो स्पेसिफिकली बात करें, अगर किसी साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है प्लांट साइंस में, एनिमल साइंस में, सोशल साइंस में, फूड साइंस में या फिर न्यूट्रिशन, रूरल डेवलपमेंट, इन सब क्षेत्रों में अगर किसी पर्सन ने बहुत अच्छा काम किया है और उस काम से वर्ल्ड में फूड की क्वालिटी, क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी इंप्रूव होती हो तो उस पर्सन को ये प्राइज़ दिया जा सकता है। सबसे पहले ये प्राइज़ दिया गया था 1987 में। किसको? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। इन्हें फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे देखो 1970 में जब डॉक्टर नॉर्मन E. बोरलैग को नोबेल प्राइज़ दिया गया था ग्लोबल एग्रीकल्चर में उनके योगदान के लिए, तो उन्होंने एग्रीकल्चर में इस स्पेसिफिक प्राइज़ के बारे में सोचा था और इवेंचुअली 1986 में ये प्राइज़ क्रिएट हुआ था। स्पॉन्सरशिप थी जनरल फूड्स कॉरपोरेशन की। किसके द्वारा वैसे ये प्राइज़ दिया जाता है? ये प्राइज़ दिया जाता है, नीचे नाम था, ये रहा, वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन के द्वारा। इस फाउंडेशन को डोनेशन मिलता है 80 से ज़्यादा कंपनी से, इंडिविजुअल से और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इस वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन का? USA में है, देस मोइंस में ये जगह है जहाँ पे हेडक्वार्टर है इस फाउंडेशन का, जो हर साल वर्ल्ड फूड प्राइज़ को देती है। जिस भी पर्सन को ये प्राइज़ मिलता है ना, उसको $2,50,000 मिलते हैं। इसके अलावा सोल बास, जो कि एक फेमस आर्टिस्ट और डिज़ाइनर हैं, सोल बास के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ एक स्कल्पचर भी मिलता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2020 के बारे में, जो कि इस बार दिया जाएगा डॉक्टर रतन लाल को। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल FSSAI फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर 2019-2020 से संबंधित है। FSSAI का मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये देखो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 2006 में। एक एक्ट है, एक्ट का नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। इसी एक्ट के अंतर्गत ये बॉडी इस्टेब्लिश की गई थी। मकसद क्या है? ये बॉडी फूड सेफ्टी को इंश्योर करने की दिशा में काम करती है ताकि पब्लिक हेल्थ को प्रमोट किया जा सके, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। अच्छा, आप एक बात बताइए, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये बॉडी? देखो, ये ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। नाम से थोड़ा कन्फ्यूजन आ सकता है एग्जाम में। मान लीजिए इस प्रकार का कोई ऑप्शन हो, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, तो एग्जाम में वैसे ही बर्डन ज़्यादा होता है, तो जल्दबाजी में लग सकता है जैसे फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये बॉडी आती है, लेकिन नहीं। मिनिस्ट्री का नाम याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस बॉडी को हेड किया जाता है एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को द्वारा, जिसको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं इस बॉडी के, उनकी रैंक सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल से ऊपर होनी चाहिए।
तो ये तो हमने जल्दी से इस बॉडी के बारे में डिस्कस कर लिया। हमारा आज का आर्टिकल इस इंडेक्स के बारे में है, फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर 2019-2020। इस इंडेक्स में विभिन्न स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है 5 पैरामीटर्स के आधार पर: ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, बिसाइड्स कंज्यूमर एम्पावरमेंट। तो ये 5 पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर विभिन्न स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है। जिस स्टेट ने फूड सेफ्टी के क्षेत्र में अच्छा काम किया उस स्टेट को ऊपर की रैंक और वाइस वर्सा। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के मौके पर ये रैंकिंग रिलीज की गई और देखो ये दूसरा साल था कि फूड सेफ्टी इंडेक्स की रैंकिंग जारी की गई FSSAI के द्वारा। पहली बार इस प्रकार की रैंकिंग जारी की गई थी। इस बार की थीम है फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस। बात करें किसको अच्छी रैंक मिली है इस साल, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इन्होंने देखो बड़े स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप किया है, मतलब इन राज्यों ने अच्छा काम किया है फूड सेफ्टी को इंश्योर करने में। छोटे राज्यों की बात करें, गोवा का पहला स्थान है, उसके बाद मणिपुर, इसके बाद मेघालय। यूटीज की बात करें, चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान आइलैंड्स, इन्होंने टॉप स्थान प्राप्त किया है। इस बार की ये रैंकिंग जो है ये देखो उनको डेडिकेट की गई जो सप्लाई चेन में इन्वॉल्व हैं और कोविड-19 की महामारी के बावजूद जिन्होंने सेफ फूड की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर 2019-2020 के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल PK मोहंती कमेटी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? RBI ने देखो 5 मेंबर्स का एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप गठित किया है। किसकी अध्यक्षता में? PK मोहंती की अध्यक्षता में। क्या काम इनको दिया गया है? इनको देखो काम ये दिया गया है कि 30 सितंबर 2020 से पहले एक रिपोर्ट सबमिट करनी है RBI को। किस इशू पर? इशू ये होगा कि इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर किस प्रकार का होना चाहिए, इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कंट्रोल और ओनरशिप संबंधित लाइसेंसिंग गाइडलाइंस या फिर रेगुलेशंस किस प्रकार का होना चाहिए। अगर कोई एंटिटी या फिर इंडिविजुअल प्राइवेट बैंक ओपन करने के लिए अप्लाई करना चाहता है, लाइसेंस लेना चाहता है, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को लाइसेंस मिल जाता है और किसी एंटिटी के द्वारा शुरुआत में प्राइवेट बैंक ओपन कर दिया जाता है, तो जो प्रमोटर हैं, मतलब जो मेन पर्सन है बैंक को ओपन करने में, शुरुआत में उस पर्सन की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए और बाद में टाइमलाइन क्या होनी चाहिए उस बैंक में प्रमोटर की हिस्सेदारी को कम करने की, यानी शेयर्स को डाइल्यूट करने की। तो ये जो इश्यूज हैं इन सब पर PK मोहंती कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस देगी RBI को 30 सितंबर 2020 से पहले। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मैग्लेनोडोन बाइकास केंके से संबंधित है। ये जो स्क्रीन पे आप मुश्किल सा नाम देख रहे हो, क्या कंटेस्ट है? देखो ये एक मैमल है जो आज से 74 मिलियन ईयर्स पहले रहा करता था। क्या कंटेस्ट है? अभी कंटेस्ट ये है पैटागोनिया में। पैटागोनिया एक रीजन है साउथ अमेरिका में। लोकेशन आप देख सकते हो, ये यहाँ पे चिली है, ये अर्जेंटीना है और ये पैटागोनिया है साउथ अमेरिका में। तो पैटागोनिया रीजन में एक नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क का नाम है टोरिस डेल पेन। इस नेशनल पार्क में इस मैमल के जो आज से 74 मिलियन ईयर्स पहले रहा करता था, इस मैमल के दांत के रिमेन्स मिले हैं, अवशेष मिले हैं। ये न्यूज़ है। ये जो नेशनल पार्क है टोरिस डेल पेन नेशनल पार्क, ये फेमस है इस चीज़ के लिए, यहाँ पर ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। समुद्र का जो पानी है वो बिल्कुल फ्रोजन स्टेट में मिलता है। अब थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं। ये मैग्लेनोडोन बाइकास केंके छोटा सा मैमल हुआ करता था जो रहा करता था साउदर्न पैटागोनिया में क्रीटेशियस ईरा में। ये देखो, ये जो टाइमलाइन है विभिन्न ईरास की, क्रीटेशियस ईरा में ये मैमल रहा करता था बाकी एनिमल्स के साथ, जैसे डायनासोर्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, बर्ड्स। ये कहा गया किसके द्वारा?
ये देखो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ चिली के द्वारा एक पब्लिश किए गए आर्टिकल में कहा गया। आप एक और टर्म का मतलब जान लीजिए, गोंडवानाथीरिया। ये क्या है? गोंडवानाथीरिया वो मैमल्स हैं जो डायनासोर्स के साथ रहा करते थे। कहाँ पे? साउदर्न हेमिस्फीयर में। मैं फिर से बोलता हूँ, साउदर्न हेमिस्फीयर में मैमल्स जो डायनासोर के साथ रहा करते थे उन्हें कहा जाता है गोंडवानाथीरिया। और ये जो मेगलोनोडोन बाइकास केंके जो है, ये अंडे देने वाला मैमल था कंगारूस की तरह। वैसे देखो, ये जो मैमल था रोडेंट नहीं था, मतलब चूहे जैसा एनिमल नहीं था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चूहे जैसे दांत इस मैमल ने डेवलप कर लिए थे। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, गोंडवानाथीरिया मतलब वो मैमल्स जो डायनासोर्स के साथ रहा करते थे साउदर्न हेमिस्फीयर में क्रिटेशियस पीरियड में, उनके रिमेन्स मिलना बहुत ज़्यादा रेयर है। लेकिन अभी पैटागोनिया रीजन में 74 मिलियन ईयर पहले रहने वाले मैमल के दांत के रिमेन्स मिले हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में इतना नीचे गोंडवानाथीरिया के रिमेन्स कभी नहीं मिले हैं। मतलब इतना नीचे का मतलब जैसे ये ग्लोब है, तो साउदर्न मोस्ट डायरेक्शन में देखें तो इतना नीचे रिमेन्स नहीं मिले हैं गोंडवानाथीरिया के। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? जापान और इंडिया की स्पेस एजेंसीज। जापान की स्पेस एजेंसी है JAXA यानी जाक्सा, और इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो। दोनों के द्वारा मिलके ये मिशन लॉन्च किया जाएगा 2023 के बाद। मिशन का काम क्या होगा? इस मिशन के अंतर्गत मून पर एक लैंडर भेजा जाएगा जो लैंड करेगा, जिसमें से रोवर निकलेगा और वो मून पर जरूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा। देखो, अभी तक का ऑब्जर्वेशनल डेटा ये सजेस्ट करता है मून के पोलर रीजन्स में वाटर एग्जिस्ट करता है। इस मिशन का मकसद ये होगा और गहराई से इन्वेस्टिगेशन करना कि मून के पोलर रीजन्स में वाटर जो मिलता है उसकी क्वांटिटी कितनी हो सकती है, फोम क्या हो सकती है, ताकि इस डेटा का इस्तेमाल किया जा सके फ्यूचर में मून के पोलर रीजन में मौजूद इन रिसोर्सेज को फर्दर स्पेस एक्सप्लोरेशन से संबंधित एक्टिविटीज़ के लिए। तो इस लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन में जो इंडिया और जापान के द्वारा मिलकर भेजा जाएगा, लैंडर होगा जो कि मून के पोलर रीजन में लैंड करेगा। उसके बाद रोवर निकलेगा, उससे रोवर मतलब एक पहिए वाली गाड़ी जो घूम घूम कर चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेगी। जाक्सा यानी जापानीज स्पेस एजेंसी के द्वारा लैंडिंग मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल बिल्ड किया जाएगा, जबकि इसरो लैंडर सिस्टम को डेवलप करेगी। तो ये हमने लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में डिस्कस किया। लास्ट में आर्टिकल है उकई डैम के बारे में। क्या कंटेस्ट है? 46 सालों में पहली बार ये ऐसा हुआ है कि उकई डैम का जो वाटर लेवल है वो 319.86 फीट तक पहुंच गया है। इस वजह से आर्टिकल पब्लिश हुआ था। उकई डैम ये देखो गुजरात में सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वर है। सरदार सरोवर डैम के बाद सरदार सरोवर डैम जो है वो गुजरात में सबसे बड़ा रिजर्वर है। कौन से रिवर के ऊपर है उकई डैम? ये देखो तापी रिवर के ऊपर है। इसे बल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये अर्थ कम मैसनरी डैम है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1972 में। हम तापी रिवर के बारे में बात करें, ये देखो उन 3 पेनिनसुलर नदियों में से एक है जो ईस्टर्न डायरेक्शन से वेस्टर्न डायरेक्शन में मूव करती हैं। यहाँ पर आप मैप देखिए, ये तापी रिवर है, ये ईस्ट से वेस्टर्न डायरेक्शन में मूव गिरती हैं गल्फ ऑफ कैम्बे में, जो कि है अरेबियन सी में। गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट में ये अरेबियन सी में गिरती हैं। इसके अलावा 2 और कौन सी पेनिनसुलर नदियाँ हैं जो ईस्ट से वेस्टर्न डायरेक्शन में मूव करती हैं? माही और नर्मदा। वैसे एक बात है, छोटी छोटी नदियाँ तो काफ़ी हैं जो ईस्ट से वेस्ट में मूव करती हैं, छोटी हैं। हो सकता है राइटर यहाँ पे मेजर रिवर की बात करते हो कि 3
मेजर पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं। या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि नीचे जो रिवर्स अरेबियन सी में गिरती हैं वो सीधा इस प्रकार से उनकी ट्राजेक्टरी नहीं होती, ईस्ट टू वेस्ट उनकी ट्राजेक्टरी कुछ इस प्रकार से होती है। पहले वो नॉर्थ से आती हैं फिर ऐसे मूव करती हैं, या फिर साउथ से आती हैं फिर ऐसे मूव करती हैं। ये भी रीज़न हो सकता है। ये एक्चुअली थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये जो लाइन राइटर ने बोली है कि सिर्फ 3 पेनिनसुलर रिवर्स ऐसी हैं जो ईस्ट से वेस्ट में मूव करती हैं, वो किस संदर्भ में उन्होंने बोली है, कौन कौन से फैक्टर्स को वो काउंट कर रहे हैं और कौन से फैक्टर्स को इग्नोर कर रहे हैं। ट्रिब्यूटरीज की बात करें, तापी रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज हैं, गिरना रिवर, पूर्णा रिवर, पंजारा रिवर, बोरी रिवर, वागूर रिवर, अनेर रिवर, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं तापी रिवर की। कहाँ से ये ओरिजिनेट होती हैं? साउदर्न मध्य प्रदेश में सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस के ईस्टर्न पोर्शन से ये जो तापी रिवर है ये ओरिजिनेट होती हैं। आप इतना ज़रूर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और सतपुड़ा माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती हैं। लास्ट में अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने डिस्कस किया। 5 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, इन 5 स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और मन में सोच लीजिए कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट देखो गलत है, ये नेशनल पार्क साउथ अमेरिका में है ना कि अफ्रीका में, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। दूसरा, वर्ल्ड फूड प्राइज 2020, ये वर्ल्ड फूड प्राइज उस इंडिविजुअल को दिया जाता है जिसने वर्ल्ड में फूड की अवेलेबिलिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव करने की दिशा में काम किया हो और इससे ह्यूमन डेवलपमेंट एडवांस हुई हो। किसके द्वारा? FAO के द्वारा नहीं, फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा ये प्राइज दिया जाता है, ना कि FAO के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। PK मोहंती कमेटी बिल्कुल सही है। इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और ओनरशिप संबंधित गाइडलाइंस के बारे में रिकमेंडेशंस देने के लिए ये कमेटी गठित की गई है। उसके बाद लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, इंडिया और USA का मिशन है? नहीं, इंडिया और जापान का ये मिशन है। ये स्टेटमेंट गलत है। लास्ट, उकई डैम तापी रिवर के ऊपर है, बिल्कुल ठीक। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।